बड़ी खबर देश की राजधानी से है, जहां क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। न्यू उस्मानपुर इलाके में 5 घंटे में 2 खौफनाक वारदातें। 12 से 15 बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चौथा पुश्ता इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने एक कैटरर पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक मासूम बच्चे को भी गोली लगी और वो जख्मी हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा साकेत और मुखर्जी नगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जहां साकेत में बदमाशों ने एक घर पर कई राउंड फायर किया, तो मुखर्जी नगर में एक शख्स को कैंची से उसे मार डाला गया। जिन आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। हालांकि लगातार हो रही ऐसी वारदातों से लोग दहशत में हैं और पुलिस के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठ रहा है। कहीं ताबड़तोड़ गोलियां चली, कहीं चाकुओं से वार हुआ, कहीं घर पर कई राउंड फायरिंग की गई, तो कहीं कैंची मारकर शख्स को मार डाला। ये सभी दिल दहला देने वाली घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में हुई हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में नॉनस्टॉप वारदातें हो रही हैं और पुलिस क्राइम को रोक पाने में पूरी तरह फेल हो रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 2 वारदातें हुई। पहली वारदात चौथा पुश्ता इलाके में हुई, जहां पुरानी रंजिश में बाइक पर आए बदमाशों ने एक कैटरर पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना में कैटरर को तो गोली नहीं लगी, लेकिन वहां से गुजर रहे मासूम बच्चे के पैर में गोली लग गई। दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में करतार नगर में आज शाम अचानक फायरिंग होने लगी। 5 से 6 राउंड गोली चली और इसमें 12 साल का एक बच्चा जो ट्यूशन से पढ़ के अपने घर को जा रहा था, उसके पैर में गोली लगी है। ये घर आप देख सकते हैं, ये धर्मेंद्र जी का घर है। इनका केटरिंग का काम है और इनके ऊपर में ही फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि ये पुराना रंजिश है इनका। 2017 में भी एक बार इनके ऊपर में फायरिंग हुई है। आरोप सीधा सीधा लगाया जा रहा है कि राहुल नाम के एक शख्स के द्वारा एक दिन पहले, यानी आज से एक दिन पहले भी कहा सुनी हुई थी इनकी, और उसके बाद उसने धमकी दी थी कि गोली मारूंगा, और वो आज पहुंचा यहाँ पे। बाइक पे 2 बदमाश आए थे, ये बता रहे हैं, और यहाँ पे गाली गलौज करने के बाद तकरीबन यहाँ से 100 मीटर आगे तक गए और वहां से फिर वापस लौट के आए और फिर उसके बाद फायरिंग शुरू की। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने एक दिन पहले ही धर्मेंद्र को मारने की धमकी दी थी और 24 घंटे के अंदर बदमाश इनके घर पहुंचे और 4 से 5 राउंड फायरिंग कर भाग निकले। आरोपी पहले भी एक बार पीड़ित पर फायरिंग कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित धर्मेंद्र और आरोपी राहुल के बीच आपसी रंजिश है। आरोपी राहुल ने साल 2017 में भी धर्मेंद्र के ऊपर फायरिंग की थी, तब उनके पैर में गोली लगी थी और अब उसने एक बार फिर से फायरिंग की है। मैं घर पे था, इनको कॉल आया कि भाई साहब जल्दी से आ जाओ, मेरे घर पे राहुल ने फायरिंग कर दी है। जब मैं आया यहाँ तो उस समय तक शायद पुलिस आ चुकी थी यहाँ पर, और ऐसा बता रहे 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई हैं उन्होंने। और वो एक बाइक पर आए थे। हाँ जी। कितने लोग थे, कौन कौन थे बाइक पर? मैं जानता नहीं हूँ, मुझे इन्होंने बताया कि राहुल नाम का एक था और एक उसके साथ और कोई। अच्छा, क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश है? पहले से कोई इनके बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद? ऐसा है कि इन्होंने ये बताया कि 2017 में इसी राहुल ने इनके गोली मारी थी, फायरिंग की थी। उस समय भी 4-5 राउंड लगाए थे, तो एक जांघ में उनकी चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है, अंदर गोली फंस गई थी। और उसके बाद कल की वारदात है, ये यहाँ नाले पर इनको मिला है, वहाँ कुछ इनकी कहा सुनी हुई है और वो धमकी देकर गया था, और आज वारदात कर दी है उसने। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी क्राइम सीन का मुआयना कर जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं घायल बच्चे का इलाज फिलहाल जेपीसी अस्पताल में चल रहा है। बच्चा ट्यूशन से आ रहा था, उसके पैर में गोली लगी है। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है आपके? अभी? हाँ, अभी चौहान। कितनी उम्र है बच्चे की? 6 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। अच्छा, हुआ क्या था, क्या जानकारी मिल पाई आपको? जानकारी कुछ नहीं मिली थी मुझे। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा क्या रहा था यहाँ पे उस समय?
लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही थी। की लड़ाई होती कुछ पता इधर आमने सामने पता नहीं, मुझे इतना अभी नहीं बच्चा पता। कहाँ पर है? हॉस्पिटल है मेरे अच्छा, बच्चे कैसे तबीयत है अभी? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे के गोली? पैर में। न्यू उस्मानपुर में ही सोमवार को एक और घटना घटी, जहां करीब 12 से 15 बदमाशों ने एक 17 वर्षीय युवक पर चाकुओं से वार कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहां आए दिन कोई न कोई घटना होती है और पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। तो एक हमारे लिए भी थ्रेट है। आज डे टाइम के अंदर अगर ऐसी चीजें हो रही है और जब आज के दिन हमारे यहाँ पे बाजार भी लगता है, लोगों का आना जाना है, फिर भी 12 से 15 लड़के अगर ये चीज वारदात कर रहे हैं तो यहाँ का एक रहने के लिए हमारा एक डर सा हो चुका है। बच्चे की कुछ पहचान हुई? क्या नाम है? हाँ, बच्चे की पहचान हुई है। बच्चा नियर अबाउट 2-3 गली के बाद ही रहता है और उसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। उम्र कितनी होगी? उम्र उसकी 16 बताई गई है। बताया जा रहा है काफी तादाद में लोग थे जो मारने वाले थे। हाँ जी, तो कितने अंदाजा पता लग सकता है कितने लोग? यहाँ तक पुलिस वगैरह और मीडिया की कन्वर्सेशन पे ही मेरे को ये पता लगा कि 12 से 16 के अराउंड लोग थे। न्यू उस्मानपुर के अलावा साउथ दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, जहां लाडोसराय इलाके में बदमाशों ने एक घर पर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। इसके अलावा मुखर्जी नगर में एक युवक पर कैंची से हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। जांच में सामने आया कि मृतक दिलबहार गद्दे बनाने वाली एक दुकान में काम करता था, जिसका किसी बात पर अपने सहकर्मी शहजाद से झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान ही आरोपी ने कथित तौर पर दिलबहार पर कैंची से कई बार हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ताबड़तोड़ वारदातों से दिल्ली वासी डरे हुए हैं। हर रोज होती घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने क्राइम को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बन गया है। बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी सांसदों के साथ मारपीट को लेकर अब सड़क पर बवाल हो रहा है। आज खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली है। ममता पहले कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना देने वाली थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अब धर्मतल्ला के वाई चैनल में धरना प्रदर्शन होगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस पर टीएमसी विधायकों को धमकाने का आरोप लगाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन दोनों ही विधायकों ने अभिषेक बनर्जी को लेकर सवाल उठाया था। इधर फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस दिया है। 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो आज से ममता बनर्जी सड़क पर उतरने वाली हैं। आपने उन तस्वीरों को देखा है, अभिषेक बनर्जी पर किस तरीके से सोनारपुर में जब वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने गए थे उन पर हमला हुआ था। ईंट पत्थरों से उन पर हमला हुआ, अंडे उन पर फेंके गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और कल्याण बनर्जी पर अगले दिन हमला हुआ। और इसके अलावा भी ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है उनके विधायकों को डरा धमका रही है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के ममता बनर्जी अब सड़क पर उतरने वाली हैं। धर्मतल्ला के वाई चैनल में आज ममता बनर्जी को धरने प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, पार्टी से बाहर कर दिया है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन 2 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। इन दोनों ही विधायकों ने अभिषेक बनर्जी को लेकर के सवाल उठाया था, उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी दस्तखत के मामले में एक और नोटिस सीआईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को दिया गया है और 8 जून को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। विधायकों के फर्जी साइन पर सवाल, बंगाल की सड़कों पर ममता का बवाल। फर्जी सिग्नेचर केस में सीआईडी का एक्शन, भाईपों की बढ़ी टेंशन।
ममता के विधायक को किसने दी धमकी, बड़ी टूट की ओर टीएमसी। बंगाल की सड़कों पर टीएमसी का ये प्रोटेस्ट अपने सांसद और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी की पिटाई के खिलाफ हो रहा है। ममता बनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद गुस्से में हैं। पहले पार्टी वर्कर्स को सड़कों पर उतारा तो आज खुद आर पार की जंग शुरू करने वाली हैं। आज ममता बनर्जी कोलकाता में शुभेंदु सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने वाली है। पहले ममता बनर्जी रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरने पर बैठने वाली थी, लेकिन पुलिस ने रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरने की परमिशन नहीं दी। अब धर्मतला के वाई चैनल में ममता का धरना होगा। इससे पहले सोमवार को टीएमसी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। कोलकाता से लेकर आसनसोल और राजरहाट, हुगली तक हुए प्रोटेस्ट के दौरान पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे आंतरिक कलह की तस्वीर साफ नजर आई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के प्रोटेस्ट से जनता ने दूरी बना ली है। अब आज ममता के सबसे बड़े प्रदर्शन के कॉल पर पूरे बंगाल की नजर है, क्योंकि जिस विरोध प्रदर्शन के जरिए ममता शुभेंदु सरकार पर निशाना साध रही है, उसकी तैयारी के लिए बुलाई गई मीटिंग में टीएमसी के 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे। ममता की पार्टी के 60 विधायक मीटिंग से नदारद रहे। इस फजीहत के लिए ममता ने नए आरोप गढ़ने शुरू कर दिए हैं। ममता का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को धमका रही है। ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहा है? हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकाल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन करा रहा है, एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। और इसका पीछा में, पर्दा का पीछा में क्या है, दिल्ली तो है ही जरूर। ममता बनर्जी अपने पार्टी के विधायकों को धमकाने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन खुद टीएमसी विधायकों ने ममता की पोल खोल दी है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे। मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन, हम लोग का अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। ममता बनर्जी के चुने हुए विधायक उनकी पार्टी से किनारा कर रहे हैं, तो ममता बंगाल के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली ले जाने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को नेशनल इश्यू बनाना चाहती हैं, लेकिन भतीजे पर फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस केस में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सोमवार को सीआईडी की एसआईटी के सामने पेश होना था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार शाम को सीआईडी की टीम सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची और 8 जून को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस देकर वापस लौट आई। जिस फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी बुरी तरह फंस चुके हैं, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए। चुनाव में हार के बाद ममता को पार्टी में टूट का डर सताने लगा। 2 दिन के अंदर अंदर 6 मई को टीएमसी विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में टीएमसी के कई विधायक नहीं आए। 9 मई को अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रथिंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी विधायक दल के नेता, उपनेता और चीफ विप चुने जाने की जानकारी दी।
अभिषेक बनर्जी ने विधायक दल की मीटिंग के प्रस्ताव की कॉपी नहीं लगाई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी से विधायकों के सिग्नेचर वाली कॉपी मांगी, तो अभिषेक बनर्जी ने कुछ विधायकों के फर्जी सिग्नेचर करा के दे दी। 20 मई को यही चिट्ठी अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रतीन्द्र बोस को दी थी। इस चिट्ठी के साथ टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर थे। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने जो लिस्ट स्पीकर को सौंपी, उसमें ऐसे कई विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कर दिए गए जो टीएमसी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं थे। इस लिस्ट में देखिए 60 नंबर पर ऋतुव्रत बनर्जी और 61 नंबर पर संदीपन साहा के भी नाम हैं। 27 मई को तृणमूल कांग्रेस के इन दो विधायकों ने स्पीकर से मिलकर कहा कि 6 मई की विधायक दल की मीटिंग में विपक्ष का नेता चुनने का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। 19 मई की मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हुआ। स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में कम से कम 13 विधायकों के साइन नकली हैं। स्पीकर से शिकायत करने पहुंचे ऋतुव्रत बनर्जी ने लिख कर दिया कि उनके भी जाली दस्तखत करवाए गए। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है, उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच टीएमसी विधायकों की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम लिया। सीएम शुभेंदु के इस दावे के बाद ममता बनर्जी ने दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। सीआईडी ने सिग्नेचर केस की जांच तेज कर दी है। सीआईडी के 5 अफसरों की एसआईटी फर्जी सिग्नेचर मामले में भाईपो की भूमिका की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए अब दूसरा नोटिस दिया गया है। टीएमसी से निष्कासित विधायक संदीपन साहा ने भी सवाल उठाए हैं कि 15 साल तक सत्ता और उससे पहले विपक्ष में रही पार्टी के नेता ने रेजोल्यूशन पास करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया। देखिए, इससे पहले भी बैठक हुआ है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में, और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। अभी वो सब जुडाइज हो चुका है, अभी फिर मीटिंग बुलाए हैं। अब क्या प्रोसीड्यूर का जानकारी लेके ये मीटिंग बुलाया गया है, ना कि फिर से एक रेजोल्यूशन में साइन करा के फिर वो सबमिट कर दिया जाएगा, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होगा। देखिए, सबसे पहले जो कानून है, जो नियम है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इतना दिन का एक दल पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी की जांच तेज है, तो ममता की पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। उलूबेरिया पूर्व के विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ने चुनाव में हार के बाद टीएमसी पर बढ़े हमले को लेकर पार्टी नेताओं पर सवाल उठाए हैं, तो अभिषेक बनर्जी की पिटाई को लेकर भी तंज कसा है। जब अटैक हो रहा है, 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलूबेरिया पूर्व का विधायक, एक सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामूरियत में हर कोई को बोलने का
राइट है, मगर जामहूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है। आज ममता ने सड़क पर उतरकर जंग का ऐलान किया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने की है। तो वहीं फर्जी सिग्नेचर केस में फंस चुके अभिषेक बनर्जी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज सुबह की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोक दिया है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अब खलबली मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करने के बाद दावा किया कि इजराइल की फौज अब लेबनान पर और हमले नहीं करेगी। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि बातचीत हिजबुल्लाह के नेताओं से भी हुई है। उन्होंने भी भरोसा दिया है कि अब इजराइल पर हमले नहीं किए जाएंगे। इससे पहले तेहरान ने साफ कहा कि जब तक लेबनान में इजरायली हमला नहीं रुकता, तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका से कोई बातचीत अब नहीं होगी। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल है, लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। ईरान ने गाजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूरी वापसी की मांग की। ईरानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान और उसके सहयोगी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने, दूसरे मोर्चों को एक्टिव करने के ऑप्शन पर फिर से विचार कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान पर फिर से बमबारी की थी। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और रडार स्टेशंस पर बम गिराए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की, अमेरिका के साथ बातचीत बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कुवैत और यूएई पर हमला किया। ईरान ने शॉर्ट रेंज की फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया और कामिकेजी ड्रोन से कुवैत सिटी और यूएई के अल सफरान शहर को निशाना बनाया। अल सफरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एयरबेस है। अमेरिकन मिलिट्री भी इस बेस का इस्तेमाल करती है। यूएई ने फ्रांस से जो मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदे हैं, वो भी अल सफरान बेस पर तैनात हैं। यूएई के विंग लूंग ड्रोन्स भी इस एयरबेस पर ही तैनात हैं। ईरान का दावा है कि उस पर हमला करने के लिए अल सफरान बेस को ही इस्तेमाल किया गया। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। सोमवार को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान संगठनात्मक कामों की समीक्षा और राज्य में पार्टी की गतिविधियों पर भी मंथन हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी ने नई रणनीतियों पर भी चर्चा की। साथ ही संगठन के विस्तार, बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने के दिशा में क्या क्या कदम उठाया जाए, उस पर भी जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की इस बड़ी बैठक में सोशल मीडिया पर निर्भरता कम करने और पार्टी की पारंपरिक ताकत घर घर संपर्क अभियान को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में पार्टी ने फैसला लिया कि सभी संपर्क अभियानों में पार्टी, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विकास के कामों को प्रमुखता दी जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचनाओं और फीडबैक पर भी भरोसा रखा जाए। तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दक्षिण में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक के अन्नामलाई पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। अन्नामलाई आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन से मुलाकात में अन्नामलाई अपने फैसले की जानकारी उन्हें दे सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अन्नामलाई 4 जून को एक नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है। अन्नामलाई ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर 6 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की। पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे अन्नामलाई अगर पार्टी छोड़ते हैं तो अभिनेता से नेता बने विजय के सीएम बनने के बाद ये तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होगा। तो के अन्नामलाई एक बड़ा चेहरा रहे बीजेपी के। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी 6 साल पहले, और अब खबर आ रही कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं और एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की घड़ी नजदीक आ रही है। डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी भी शामिल होंगे।
कर्नाटक में 3 जून को डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ ही 14 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने से 24 घंटे पहले तक मंत्रिमंडल पर माथापच्ची चल रही है। आज डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से मुलाकात होगी। उसके बाद कर्नाटक की तस्वीर साफ होगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम तय होने के बावजूद मंत्रिमंडल पर अब भी पेच फंसा है। डीके शिवकुमार की कैबिनेट में कौन कौन होगा, डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा, इसे लेकर डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, पूर्व मंत्री के जॉर्ज, सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया दिल्ली में हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली एक ही फ्लाइट से आए, साथ साथ आए, लेकिन दोनों के पास मंत्रियों की अलग अलग लिस्ट है। सिद्धारमैया अपने बेटे यतीन्द्र को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। कर्नाटक में मजबूत होल्ड रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि डीके किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को ज्यादा मौका देना चाहते हैं, लेकिन आज उनकी आला कमान से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज ये मुलाकात मुमकिन है। नीट, एनटीए और सीबीएसई के मुद्दों पर संसदीय समिति आज दूसरे दिन भी समीक्षा करेगी। इसमें कक्षा 12 की सीबीएसई परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग और उससे छात्रों को हुई समस्याओं पर चर्चा होगी। साथ ही क्लास 9 और 10th में 3 भाषा फॉर्मूले के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर भी बातचीत होगी। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई के चेयरमैन भी शामिल हैं। सोमवार को हुई बैठक में शिक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने पेपर लीक को लेकर एनटीए चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से जवाब तलब किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर मचे हंगामे के बाद एक ओर जहां 21 जून को फिर से एग्जाम कराने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। स्टैंडिंग कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में एनटीए चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने दोनों से पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि 21 जून को होने वाला एग्जाम लीक नहीं होगा। इस पर दोनों ने जवाब दिया, हमारी नजर में पहले जो भी खामियां आई और जो बदलाव करने से सुधरेंगी वे सारे कदम हमने उठाए हैं। दोबारा एग्जाम के लिए हमको 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन हम 37 दिनों में ही करा रहे हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले भी एग्जाम लीक हुआ, तब भी आपने यही कहा था। 21 का एग्जाम लीक नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी लेंगे? इस पर बैठक में मौजूद रविशंकर प्रसाद ने भी बात रखी। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आप लोग कह रहे हैं कि लीक नहीं होगा, तो क्या लिखित में गारंटी देंगे आप दोनों? दिग्विजय सिंह ने अगले साल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हैकिंग आम है, ऐसे में अगले साल होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से लीक नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? इस पर दोनों अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए हमने एक विशेष कमेटी का गठन किया है, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने पर विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एकजुट रहे। सबने एक सुर में कहा कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है, इसलिए ये दलगत राजनीति से ऊपर है। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे सीबीएसई हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी क्या वहां पे चर्चा हुई है, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है उसके लिए मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। हालांकि बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में खुद चूंकि पीएम की नजर है, इसलिए आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई। नीट के साथ अब सीबीएसई को भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। री एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए सीबीएसई की वेबसाइट एक बार फिर ठप हो गई, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीबीएसई ने जानकारी दी कि वेबसाइट की तकनीकी दिक्कत दूर की जा रही है और जल्दी ही स्टूडेंट्स अपनी कॉपी रीचेक कराने के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि छात्रों की कॉपी को मोबाइल से स्कैन किया गया था, इसी वजह से कॉपी ब्लर्ड थी। सीबीएसई ने इस मामले में भी अपनी गलती मान ली है और सिस्टम को सुधारने का वादा किया है। इसके अलावा सीबीएसई ओएसएम का ठेका लेने वाली कंपनी कोएम्प्ट के ऊपर भारी जुर्माना लगाने, भविष्य में उस पर बैन लगाने जैसे बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। दरअसल एथिकल हैकर्स ने छात्रों की कॉपी को पब्लिक डोमेन में लाकर इस मामले को उजागर किया, जिस पर सीबीएसई अपने सिस्टम में सुधार की बात कह रही है। नीट पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी ने खुद अपने निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल नगर पालिका की टीम ने कुलकर्णी को अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए मकान पर कार्रवाई की तैयारी में थी। लेकिन उससे पहले कुलकर्णी खुद ही अपने अवैध निर्माण के हिस्सों को तोड़वाना उन्होंने शुरू कर दिया। नीट पेपर लीक कांड के बाद कुलकर्णी का ये मकान प्रशासन के रडार पर था, जिसके बाद जांच करने पर कई नियमों का उल्लंघन पाया गया और कार्रवाई का नोटिस दिया गया। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड में 5वें आरोपी की तलाश तेज हो गई है। 5वां आरोपी शारिक अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर दिल्ली समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस मामले में असद के पिता समेत 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर कार्रवाई का नोटिस भी चिपका दिया है। अधिकारियों ने पूरे इलाके में मुनादी करवाई है। 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस मकान पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है वो आरोपी असद के पिता के नाम पर दर्ज है। नोटिस में कहा गया है कि आरोपी को 15 दिनों के अंदर अपना जवाब उप जिलाधिकारी के ऑफिस में देना होगा और अगर 15 दिनों के अंदर खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने के साथ ही इसका पूरा खर्च भी आरोपी से वसूलेगा। सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड में आरोपी असद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस की टीमें 5वें आरोपी शारिक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तो वहीं प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया है। पूरे इलाके में मुनादी कराई गई और 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस मकान पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है वो आरोपी असद के पिता के नाम पर दर्ज है। नोटिस में आदेश साफ है कि आरोपी ने अगर 15 दिन के अंदर खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा और खर्च भी आरोपी से वसूलेगा। दोपहर में यहाँ पे जिला प्रशासन के लोग पहुंचे, प्रॉपर मुनादी कराई गई और ये बताया गया कि ये जमीन जो है इस पे अवैध कब्जा करके नवाब जो कि असद का पिता है उसने ये अवैध कब्जा कर रखा है, घर बनाया है और 15 दिन के अंदर में इसको खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन जो है ये बंजर भूमि है और सरकारी अभिलेख में बंजर भूमि है और उस पे अवैध रूप से ये घर बनाया गया है। आप देख सकते हैं 3 से 4 फ्लोर की ये पूरी बिल्डिंग है और गेट पे तो ताले लगे हुए हैं लेकिन उसी के ऊपर में ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है और असद के पिता को सीधा सीधा संबोधित किया गया है इस नोटिस में कि 15 दिन के अंदर में इसको खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन ध्वस्तीकरण का कार्रवाई करेगा। गाजियाबाद में बकरीद के दिन असद ने सूर्या चौहान पर चाकू से हमला किया। सूर्या चौहान की हॉस्पिटल में मौत हो गई। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया। बाकी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5वें आरोपी शारिक की तलाश जारी है। असद के एनकाउंटर पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे योगी सरकार का स्ट्रीट जस्टिस सिस्टम करार दे रही है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार जात धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है। मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जाति और धर्म। आप मुस्लिम और हिंदू की बात मत करिए। हिंदू भी है, मैं जाति की बात कर रहा हूं। जाति और धर्म दोनों देख करके मारा जाता है। कंट्रोल नहीं होगा क्राइम। अपराधी को अपराधी करके मारो, अपराधी को उसकी जाति और धर्म देख कर मत मारो।
और जब जब अपराधी को आप अपराधी करके मारने की नियत करोगे तो क्राइम कंट्रोल होगा। आप जाति और धर्म में मारोगे तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। क्यों लग रहा है आपको जाति भी देखी जा रही है और धर्म भी इस तरह? मुझे लग रहा है, आप प्रदेश के हालात देखिए, एनकाउंटर की लिस्ट उठाइए, अपराधियों की लिस्ट उठाइए, आपको पता चल जाएगा। कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना है। समाजवादी पार्टी भी असद के एनकाउंटर पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन योगी सरकार का एजेंडा क्लियर है। इसलिए बिजनौर की रैली में सियासी आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अगर कोई दोस्ती के नाम पर चाकू चलाएगा तो उसका इलाज भी सख्ती से होगा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। असद के एनकाउंटर पर सियासत भले ही जोर पकड़ रही हो, लेकिन जिस गली में मकान पर नोटिस चिपका है वो लोग इस हत्याकांड से हैरान हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी इस गली में रहता भी नहीं था, उनका मोहल्ला बेवजह बदनाम हो गया। जो कार्रवाई प्रशासन या सरकार कर रही है, आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश है। इससे भी कठोर हो सर, अपराधियों के लिए इससे भी कठोर हो, भले चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ, मेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए। ये तो सरकार शुरू से कह रही है, जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो खुलेआम कह रही है, वो जो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अपराध करने वाले को सोचना चाहिए ना, जो अपराध हम कर तो रहे मगर बख्शा तो जाएंगे नहीं। अब उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। अब उन्होंने अपराध कर दिया, माहौल खराब कर दिया, गलियों का माहौल। कहाँ का, इस गली का एक भी बच्चा नहीं है, इस गली में कांड कर दिया, बदनाम ये गली हो गई। फिलहाल इस मकान पर एक्शन के लिए 14 दिन का टाइम बचा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि असद के पिता ने ये मकान बेच दिया है। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह का आज सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। आज सीबीआई दोनों आरोपियों को कोर्ट में दोबारा पेश करेगी। इससे पहले सोमवार को सीबीआई की टीम सुसाइड सीन को रिक्रिएट करने के लिए भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद ट्विशा के ससुराल पहुंची थी। इस दौरान सीबीआई की टीम एक पुतला अपने साथ ले गई, जिसके बाद बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह को लेकर उनके घर पर पहुंची थी। घर में कहां ट्विशा ने आत्महत्या की, मौत के बाद उसे फंदे से कैसे उतारा गया, सीबीआई की टीम ने मां बेटे को घर ले जाकर पूरे घटनाक्रम को फिर से रिक्रिएट किया। खबर है कि आरोपी समर्थ सिंह ने पूछताछ में बताया है कि उसने ही ट्विशा को फंदे से उतारा, जबकि मां गिरिबाला सिंह ने फंदे की गांठ खोली थी। और अब सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है। आज सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी और फिर से रिमांड मांगेगी, ये ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कल सीबीआई की टीम घर पहुंची और वहां जाकर के क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला एक बार फिर से विवादों में गिर गए हैं।
अर्जुन सिंह चौटाला पर रोहतक के डीसी और एसपी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। दरअसल विधायक महंगाई, बिजली पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान INLD ने आरोप लगाया कि करीब 4 घंटे बाद डीसी ज्ञापन लेने आए और इसी दौरान डीसी और एसपी से बहस हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान चौटाला ने एसपी को सार्वजनिक तौर पर गाली दी। हालांकि इस मामले में अर्जुन सिंह चौटाला का कहना है कि प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था और एसपी मुझे नहीं बताएंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं। पहली बात तो मैं डीसी साहब बात आया इंतजार कराएंगे, चिंता ना करें, हम भूलेंगे नहीं इस बात को। ये मेरे को मत बताओ कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मैं मेरे हिसाब से बोलूँगा। 4 घंटे से तू नॉट टेल मी हाउ टू टॉक, है ना? अगर नहीं करूँगा क्या करूँगा? बिहार के अंदर ना कई चीजें बैठी हैं दिमाग में, इनको लगता है कि जो इनके अफसर है ये कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर बैठ, इनको ये चीज नहीं पता कि भी जनता जिस दिन अपने मन में आगे आज आए नीचे तक आना पड़ा नहीं आना पड़ा, ये तो हमारी शराफत है। नहीं तो इनको सड़क पर करने का काम करते हैं। 4 घंटे तक आप लोगों ने इंतजार किया। हमें इंतजार से फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए जरूरी था ये ज्ञापन लेना, तो हमने देने का काम किया। जिला प्रशासन का आपने देख ही लिया, जिला प्रशासन का रवैया जिस प्रकार से है वो तो साफ पता ही चलता है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, हमने भी कोई धार नहीं ले रखा है, जैसे इनका रवैया हमारे साथ होगा हमारा रवैया इनके साथ होगा। एसपी के साथ भी बहस हो गया, कोई भी हो मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी तमीज में रहे, अपने हक में रहे, वो कोई होते नहीं मेरे को बताने के वाले कि मैं किससे कैसे बात करूं। और अब खबर बिहार के छपरा से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। ये वारदात जिले के डोरीगंज थाना इलाके के बलवन टोला में हुई। बताया जा रहा है कि जमीन पर मिट्टी भराई को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। उस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि फायरिंग होने लगी। इस दौरान एक युवक के हाथ में गोली लग गई। वारदात में दोनों ही पक्षों से 5 लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था, जो कि अभी कोर्ट में विचाराधीन है। फिर भी उस जमीन पर मिट्टी भरने का काम किया जाने लगा। इसी वजह से 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं छपरा की, जहां एक जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, बहस हिंसक हो गई, लाठी डंडे चले, पथराव होने लगा और फिर नौबत फायरिंग तक आ गई। इस घटना में दोनों ही पक्षों से 5 लोग जख्मी हुए हैं। एक व्यक्ति के हाथ में गोली भी लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और अब जांच में जुटी है।